नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका नियुक्ति व कॉलेजियम, न्यायाधिकरण व राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, अफगानिस्तान और भारत, रेलवे पुनर्गठन योजना तथा 45वीं जीएसटी परिषद बैठक पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं न्यायपालिका में नियुक्ति और कॉलेजियम पर। हाल ही में कॉलेजियम के द्वारा उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के संदर्भ में काफी तीव्रता से कार्य किया गया है। इसके तहत पिछले 1 महीनों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा 100 से अधिक न्यायिक नियुक्तियों की अनुशंसा की गई है, जिसमें अनेक स्थानांतरण और जजों की पदोन्नति भी शामिल है। कॉलेजियम के द्वारा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 9 नवीन जजों की नियुक्ति की गई थी, जिनके द्वारा शपथ भी ले ली गई है। इसके अलावा 8 उच्च न्यायालयों के जजों को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है और 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के ट्रांसफर की भी सिफारिश की गई है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से न्यायपालिका की रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक प्रशंसनीय कार्य कहा जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में हमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। इसमें आपको मुख्य रूप से संविधान के 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 124(2) और 217 महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेने के पश्चात उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, जिनसे वह परामर्श लेना आवश्यक समझते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में यह जो परामर्श शब्द है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद का मुद्दा रहा है। यदि हम व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्रता के पश्चात से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो स्वतंत्रता के पश्चात कार्यपालिका यानी सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के तहत कार्य करती थी, जिसके तहत सामान्य तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के तौर पर। हालांकि 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के कई मुकदमों से इसमें कुछ परिवर्तन आए और जिसके माध्यम से न्यायपालिका ने एक विशिष्ट व्यवस्था को सामने लाया है, जिसे हम कॉलेजियम के नाम से जानते हैं। इस कॉलेजियम की उत्पत्ति न्यायपालिका के कुछ केसों के माध्यम से हुई है, जिसमें 1981, 1993 और 1998 के मुकदमे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर ही आगे कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ है। इस प्रणाली को आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसके तहत प्रथम न्यायाधीशवाद, द्वितीय न्यायाधीशवाद और तृतीय न्यायाधीशवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं प्रथम न्यायाधीशवाद की, तो ये मुख्य रूप से 1981 का केस है, जिसे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है और यदि राष्ट्रपति चाहें तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह को वापस भी कर सकते हैं। हालांकि यदि उनको वही सलाह दोबारा दी जाती है तो इसके संदर्भ में उनके द्वारा उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। हालांकि द्वितीय न्यायाधीशवाद जो 1993 से संबंधित मामला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद या द्वितीय न्यायाधीशवाद के रूप में जाना जाता है, इसके माध्यम से 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक खंडपीठ ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक विशिष्ट प्रणाली को जन्म दिया, जिसे आज हम कॉलेजियम प्रणाली के रूप में जानते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब बात आती है परामर्श की, तो परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति होता है। हालांकि यह मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं होती, अपितु सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श द्वारा निर्मित एक संस्थागत राय होती है।
इस प्रकार से 1993 में जिस कोलेजियम व्यवस्था का विकास किया गया उसमें सीजीआई के साथ ही 2 जजेस को शामिल किया गया था, जिनसे परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती थी। हालांकि इसमें एक नवीन मोड़ 1998 में देखा जाता है, जिसको हम तृतीय न्यायाधीशवाद के रूप में जानते हैं। 1998 में उस समय राष्ट्रपति रहे के आर नारायणन के द्वारा परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया गया और यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि जब बात आती है परामर्श की तो क्या यह केवल मुख्य न्यायाधीश की राय से संबंधित है या फिर इसमें अन्य न्यायाधीशों के परामर्श की भी आवश्यकता है। तो इसके संदर्भ में जब इसका निर्णय लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि परामर्श का अर्थ होता है न्यायाधीशों के बाहुल्य का परामर्श, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को जब निर्णय करना चाहिए तो कम से कम 4 जजेस से सहमति ली जानी चाहिए और इस प्रकार से एक कोलेजियम की सहमति के आधार पर ही उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने का प्रयास किया गया। इसके तहत जो कोलेजियम व्यवस्था का विकास हुआ उसमें सीजीआई के साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की भूमिका होती है, जिसके आधार पर उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रकार की नियुक्ति के संदर्भ में वर्तमान में कुछ चुनौतियां देखी जा रही हैं, जिसमें विलंब एक बहुत बड़ी समस्या है। इन विलंबों के चलते कई बार कुछ और समस्याएं भी देखने को मिलती है, जिसके चलते न्यायपालिका की छवि जनता की निगाह में बाधित और विकृत हो सकती है और इस प्रकार की यदि लंबी प्रक्रिया देखी जाती है तो यह एक बोझिल प्रक्रिया भी हो सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि विलंब के चलते कई बार रिक्तियों की समस्या पैदा हो जाती है और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 1 मार्च 2021 तक 25 उच्च न्यायालयों में लगभग 1080 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या में केवल 661 न्यायाधीश कार्यरत हैं और इनमें लगभग 419 पद रिक्त हैं, यानी लगभग 40% इसमें रिक्ति देखी जा सकती है और केवल 5 उच्च न्यायालयों में लगभग 54% मामले लंबित हैं। इसमें पटना, कलकत्ता, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जनवरी 2021 के अंत में जो अधीनस्थ न्यायपालिका यानी जिला स्तर पर कार्य करने वाले न्यायालय हैं, वहां पर 2018 के लगभग 2.92 करोड़ से बढ़कर मामले अब वर्तमान में लगभग 3.72 करोड़ हो गए हैं, जिसमें पिछले 2 सालों में 30 साल या उससे अधिक पुराने मामलों में लगभग 61% की वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार की विलंब की समस्या के चलते ही सरकार ने कोशिश की कि कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर एक नई प्रकार की व्यवस्था को लाया जाना चाहिए और इसके तहत सरकार के द्वारा 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लागू करने का प्रयास किया गया था। इसके माध्यम से 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रयास किया गया ताकि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका यानी सरकार की भूमिका को बढ़ाया जा सके। हालांकि न्यायपालिका ने 2015 में इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल आधार के विरुद्ध बताया और इस तरीके से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हालांकि इसके बाद से न्यायपालिका ने लगातार ये प्रयास किया है कि इसके तहत जो प्रक्रिया है उसको बेहतर किया जा सके और वर्तमान में जो बेहतर तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं वो इसके संदर्भ में एक बेहतर सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के कदमों के बावजूद जो हमारी कोलेजियम प्रणाली है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहले तो इसमें इस बात पर आधारित आलोचना की जाती है कि इसमें जो पूरी कार्रवाई होती है वह एक बंद कमरे में की जाने वाली कार्यवाही है, जिसमें अनेक बार पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम यह भी देखते हैं कि कई बार उसमें ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के उदाहरण प्राप्त होते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी जज से संबंधित होते हैं, जिससे भाई भतीजावाद को भी समर्थन मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें चूंकि प्रक्रिया काफी लंबी होती है, इसके चलते न्यायिक नियुक्तियां भी समयबद्ध आधार पर नहीं हो पाती हैं, जिससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं।
यही कारण है कि इसमें कुछ नवीन परिवर्तनों को समायोजित किए जाने की बात निरंतरता के आधार पर की जाती है, जिसके तहत न केवल न्यायपालिका में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिए जाने के लिए कार्य किया न होगा, साथ ही साथ यदि नियुक्तियां की जानी हैं तो उसमें केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को ही मूल आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। कोलेजियम के आधार पर भी जो अनुशंसाएं की जाती हैं उसमें नामों का एक पैनल भेजा जा सकता है और उसके आधार पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। साथ ही साथ हमें न्यायाधीशों के स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया को भी और ज्यादा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि हम कोलेजियम प्रणाली को और बेहतर कर सकते हैं तो न्यायपालिका में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लागू किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे ट्राइब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ट्राइब्यूनल क्या होता है। ट्राइब्यूनल, जिसे हिंदी में न्यायाधिकरण कहा जाता है, वह न्यायिक या अर्ध न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित किया गया एक संस्थान है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका के केस लोड को कम करना या तकनीकी मामलों के लिए विषय विशेषज्ञता को सामने लाना होता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ट्रिब्यूनल चूंकि अर्ध न्यायिक निकाय हैं, इसलिए उनको सरकार से समान स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें उनके सदस्यों को चयन का तरीका, साथ ही साथ उसकी संरचना और सेवा की शर्तों को भी स्वतंत्रता के आधार पर लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल यानी नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन के गठन की सिफारिश की गई थी। हालांकि इसको अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। यदि हम न्यायाधिकरण प्रणाली के विकास को समझने का प्रयास करें तो आपको इसके संदर्भ में 1976 के घटनाक्रम को समझना होगा, जब भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, जो 323 ए और 323 बी के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों 323 ए और 323 बी के माध्यम से भारतीय संविधान में न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को शामिल किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 323 ए के माध्यम से संसद लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों के निर्णयन के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे हम वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के रूप में जानते हैं, उसकी स्थापना को आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 323 बी के माध्यम से कुछ निश्चित विषय जैसे कि कराधान, भूमि सुधार आदि को निर्दिष्ट करते हुए उसके संदर्भ में न्यायाधिकरण प्रणाली का विकास करने पर बल दिया गया था। वर्तमान में ट्राइब्यूनल उच्च न्यायालयों के साथ ही उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ दोनों ही रूपों में बनाए जाते हैं, जिसके तहत यदि वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कार्य करते हैं तो उनसे संबंधित मामले हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, और यदि वे उच्च न्यायालय के समकक्ष कार्य करते हैं तो उनसे संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। वर्तमान में हम ट्राइब्यूनल्स के विविध उदाहरण देखते हैं, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के साथ ही इनकम टैक्स से संबंधित मामलों के लिए, सहकारी समितियों से संबंधित मामलों के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित मामलों के संदर्भ में भी ट्राइब्यूनल की व्यवस्था को किया गया है। हालांकि लगातार ट्राइब्यूनल्स का मुद्दा चर्चा में रहता है। मुख्य रूप से इसमें की जाने वाली नियुक्तियों के साथ ही न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को लेकर भी सरकार यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका में अनेक बार वाद विवाद देखा गया है। इससे पहले संसद के द्वारा न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के माध्यम से न्यायाधिकरणों में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के कार्यकाल और आयु आदि में बदलाव किए गए थे, जिसके चलते न्यायपालिका द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्राइब्यूनल के जज AIS चीमा के कार्यकाल को जल्दी समाप्त किए जाने के संदर्भ में विवाद देखा जा रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही अनेक बार ये सलाह दी जाती है कि यदि हमें न्यायाधिकरणों में नियुक्ति करनी है तो इसके लिए हम एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को स्थापित कर सकते हैं। यदि हम राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करें तो नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन यानी NTC का विचार सबसे पहले न्यायपालिका के द्वारा चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में रखा गया था। हालांकि इसे अभी भी लागू नहीं किया गया है।
इसको मुख्य रूप से इस विचार के रूप में देखा जाता है कि चूंकि न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इसके लिए इसको कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और इस रूप में यह न्यायिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के आयोग को बनाया जाएगा तो वह सभी प्रकार के ट्राइब्यूनल्स में समान प्रकार के प्रशासन को सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही साथ एनटीसी के द्वारा विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले या किए जाने वाले प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों आदि को भी अलग करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, जिसमें ट्राइब्यूनल्स केवल न्यायिक कार्यों पर अपने को फोकस कर सकते हैं। इस प्रकार के आयोग को एक निगमीकृत ढांचे के आधार पर स्थापित किया जाएगा, जिसका खुद का एक बोर्ड होगा, सीईओ होगा और सचिवालय होगा, और इस प्रकार से वो अपनी सेवाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है और देश भर के न्यायाधिकरणों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ यह प्रशासन और निरीक्षण से संबंधित भी कर्तव्यों को निभा सकता है, जिससे वह ट्राइब्यूनल की दक्षता और उनकी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में कुछ प्रदर्शन मानकों को भी निर्धारित कर सकता है। महत्वपूर्ण रूप से यह न्यायाधिकरण के सदस्यों की अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विकसित करने के साथ ही एक स्वतंत्र भर्ती निकाय के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसके माध्यम से सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार भी इसे दिया जा सकता है, जिससे ट्रिब्यूनल आदि की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आगे चलकर यह अपनी प्रशासनिक भूमिकाओं में ट्रिब्यूनल के सदस्य और वकीलों को सहायता सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से इसे हम एक ऐसे ढांचे के रूप में देख सकते हैं जिसे यदि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ स्थापित किया जाएगा तो वह न्यायपालिका को मजबूत कर सकता है, उसे सुधार सकता है और आधुनिक बनाने में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस प्रकार से कई मामलों में एनटीसी की जो स्थापना है वह निश्चित रूप से वर्तमान न्यायाधिकरण प्रणाली को क्रांतिकारी रूप से पुनर्गठित कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से इसमें बात की गई है अफगानिस्तान और भारत की। अफगानिस्तान में हम लगातार स्थितियों में निरंतरता के आधार पर परिवर्तन को देख रहे हैं और नवीनतम घटनाक्रमों के अनुसार अब अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई है। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का जो अंतिम क्षेत्र है पंजशीर, उस पर भी अब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है और इसके माध्यम से अब अफगानिस्तान में पूर्ण सत्ता हासिल कर ली गई है। इसके तहत उसके द्वारा एक नवीन सरकार की भी घोषणा की गई है और इस नवीन सरकार में उसने कई महत्वपूर्ण तालिबान के सदस्यों को पद दिए हैं। इसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, अब्दुल गनी बरादर, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला मोहम्मद याकूब के साथ ही आमिर खान मुत्तकी आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि तालिबान ने जो इस प्रकार से कब्जा किया है उसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको अभी भी निवारित किया जाना बाकी है। हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा 2001 में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया गया था। हालांकि 20 साल होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में विविध प्रकार के आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति देखी जा सकती है। अल कायदा आदि संगठन कुछ समय के लिए भले ही अंडरग्राउंड हो गए हों, किंतु वर्तमान में हम अल कायदा के अलावा भी बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को देख सकते हैं। इसमें अल कायदा के साथ इस्लामिक स्टेट का खुरासान प्रांत, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे आतंकवादी संगठनों को भी देखा जा सकता है। यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से अमेरिका ने 2001 और उसके बाद से अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं, इसके बावजूद भी वहां पे वह शांति स्थापित नहीं कर पाया है। स्वयं अमेरिका भी इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि उसके द्वारा 2019 में तालिबान से वार्ता की गई, किंतु यहां पर भी उसने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार उसने तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार को विश्वास में लिए बिना ही तालिबान से वार्ता प्रारंभ कर दी, जिससे एक ओर तो जो तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार थी उसको ज्यादा विश्वास प्राप्त नहीं हुआ और दूसरी तरफ तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व उसके द्वारा दे दिया गया था।
इसके परिणाम स्वरूप ही अगस्त में हम इस प्रकार के तख्तापलट को देखते हैं, जिसमें काफी आसानी से अफगानिस्तान सरकार पराजित होती नजर आती है। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कार्य कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान आदि देशों का नाम लिया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा तालिबान को पिछले 20 सालों में शरण दिया गया है, इसके चलते अफगानिस्तान में अब उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, जिसके चलते अब हम उसके और प्रभाव को बढ़ता देख सकते हैं। चीन, रूस और ईरान के द्वारा भी अफगानिस्तान में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उनके द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसमें हम संघाई सहयोग संगठन CSTO आदि का उदाहरण देख सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आपको कतर आदि देशों की भी भूमिका को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस स्थापित किया गया था और कतर के द्वारा तालिबान को संरक्षण दिए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसी प्रकार से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी तालिबान सरकार से अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार का भू राजनीतिक परिदृश्य हमें अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है, वह भारत के समक्ष विकल्पों को कहीं न कहीं और कठिन बना देता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत द्वारा इन 20 सालों में अफगानिस्तान में अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य किया गया है, किंतु चूंकि भारत का तालिबान से बेहतर संबंध नहीं है, इसी के चलते इनका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। भारत द्वारा तालिबान का लगातार विरोध किया जाता रहा है। इसी के चलते किस प्रकार से भारत अफगानिस्तान में अपने संबंधों को और बेहतर कर पाएगा, इसको लेकर शंकाएं नजर आ रही हैं। इन जटिलताओं को देखते हुए ही अनेक विशेषज्ञों द्वारा भारत को यह सलाह दी जाती रही है कि वर्तमान में भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के संदर्भ में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इस मध्यस्थ की भूमिका के संदर्भ में हमको ये ध्यान रखना होगा कि भारत द्वारा इससे पहले 1950 के दशक में कोरिया युद्ध के संदर्भ में और 1970 के दशक में वियतनाम युद्ध के संदर्भ में इस प्रकार की मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई थी, जिसे अफगानिस्तान के संदर्भ में भी अपनाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे, जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता और ट्रांसपोर्टर है, एक प्रमुख पुनर्गठन योजना की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी निकायों के युक्तिकरण के लिए प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की सिफारिशों और रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार कई सारे जो केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं, उनको बंद किया जा सकता है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन यानी कोर, कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीकृत संगठन, रेलवे सूचना केंद्र सिस्टम के साथ ही इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है, उसको बंद करने का आह्वान किया गया है। पैनल के माध्यम से रेलवे सूचना केंद्र सिस्टम, जिसे हम क्रिस के नाम से जानते हैं, उसको बंद करने की सिफारिश की गई है, जो रेलवे में सॉफ्टवेयर क्षमता के विकास के माध्यम से यात्री टिकटिंग आदि के क्षेत्र में कार्य करता है। यह सलाह दी गई है कि क्रिस को IRCTC के साथ विलय किया जा सकता है। योजना के अनुसार देश के सबसे बड़े दूर संचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक रेलटेल को, जो रेलवे पटरियों के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाता है, उसको विलय कर दिया जाएगा IRCTC के साथ ही, और साथ ही साथ रेलवे द्वारा संचालित स्कूल और अस्पतालों को भी विलय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से रेलवे में न केवल ये आशा की जा रही है कि इससे कुशलता को बढ़ावा दिया जा सकेगा, साथ ही साथ इसके माध्यम से निजी भागीदारी को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार के प्रस्ताव को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, क्योंकि रेलवे को निजीकृत किए जाने के साथ ही विविध प्रकार के निजीकरण के प्रयासों का लगातार विरोध देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक महत्वपूर्ण आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे 45वीं GST परिषद की बैठक के बारे में, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की गई है। इसके माध्यम से पेट्रोल
पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर चर्चा की गई है, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस पर सवाल उठाया गया था। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। इसके अलावा यदि हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बात करें तो बैठक के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित दवाओं पर जो रियायती जीएसटी दरों की घोषणा की गई थी, जो 30 सितंबर तक लागू था, अब उस तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी टैक्स की दर को घटाकर 12 से 5% कर दिया गया है। इसके अलावा और दरों को किस प्रकार से युक्ति संगत बनाया जा सकता है, इसके लिए एक जीओएम यानी राज्य मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है और साथ ही साथ ई बिल आदि के संदर्भ में भी जीओएम स्थापित किया गया है। परिषद ने फैसले के माध्यम से ई कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी और जोमेटो को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत उन्हें अब आपूर्ति की जाने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करना होगा, क्योंकि डिलीवरी के बिंदु पर यह कर लगाया जाता है। इस तरीके से जीएसटी परिषद द्वारा विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। यदि हम जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो संविधान के अनुच्छेद 279 कैपिटल ए के तहत गठित किया गया एक ये संवैधानिक निकाय है, जिसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। मुख्य रूप से यह जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री के साथ ही सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री को शामिल किया जाता है। इसके तहत जो निर्णय लिया जाता है वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के वोट का भार कुल वोटों के 1/3 के बराबर होता है और सभी राज्य सरकार के मतों को मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल मतों का 2/3 भारांक माना जाता है। मुख्य रूप से जीएसटी काउंसिल को भारत में सहकारी संघवाद की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है, जिसकी भावना को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के विकास को रेखांकित करते हुए इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई कोलेजियम प्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यायाधिकरणों के संदर्भ में हालिया वाद विवाद की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना की आवश्यकता के तर्क पर विचार करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप सर्वोच्च न्यायालय का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप स्वतंत्रता के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विकास की व्याख्या करेंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, कोलेजियम प्रणाली के गुण और सीमाओं को उल्लेखित करेंगे और उपयुक्त सुझावों की भी चर्चा करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप न्यायाधिकरण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप न्यायाधिकरण के संदर्भ में हालिया वाद विवाद को स्पष्ट करेंगे। इसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आदि की भूमिका को बताएंगे, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना के कारकों की व्याख्या करेंगे और इसमें उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष आप प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।